सीडीपी के टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें से एक क्वेश्चन तो 100% आना ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या फिर यूपी टेट का। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पूरा देखिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ केवल शारीरिक विकास या मानसिक विकास या फिर भावनात्मक या समग्र विकास? आपको क्या लग रहा है? मुझे तो सबसे ज़्यादा सही ये लग रहा है, क्योंकि विकास चारों तरफ से होता है, ठीक है। समग्र विकास, समग्र परिवर्तन ही विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास हमेशा समान होता है, विकास रुक रुक के होता है, विकास निरंतर चलता है, विकास उल्टा होता है। उल्टा भी नहीं होता है, रुक रुक के भी नहीं चलता है, निरंतर, ये हमेशा समान भी नहीं होता। समान इसलिए नहीं होता है, देखिए डेवलपमेंट ऐसे ही होता है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, डेवलपमेंट होता रहा, फिर जवान हुआ, फिर धीरे धीरे बुढ़ा होता रहा, फिर उसका जो है ग्रोथ डाउन होता है। जैसे यहाँ पे दिमाग देख लीजिए, जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं, बुढ़ वहाँ पे उम्र के साथ साथ उनका मानसिक या बोल जा सकते हैं संज्ञानात्मक विकास डाउन होता है, ठीक। तो ये कंटिन्यूअस भी होता है और डिसकंटिन्यूअस भी होता है, ठीक। तो ये चीज़, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इस यहाँ पे निरंतर चलता रहता है, ये वाला आपका बेस्ट ऑप्शन है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था में सबसे अधिक विकास किसका होता है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या भाषा का विकास? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा भाषा का विकास होता है, शारीरिक नहीं होता है। जैसे आप सोचो, आप तो शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा होता है शैशवावस्था में, जब आप 12 साल से ऊपर होते हैं तब शरीर आपकी बढ़ने लगती है, और आप देखिए कितना आपका वजन तेज़ी से बढ़ता है। बच्चे जो होते हैं बाल्यावस्था में, वो तो छोटे होते हैं, उनका तो देख लीजिए कुछ नहीं, उनका तो केवल भाषा का ही विकास होता है, क्योंकि घर में आप जो भी बोल रहे हैं सब कुछ वो बोलने लगते हैं, हर चीज़ कॉपी करते हैं, तो लाखों शब्द उनके दिमाग में आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट, सीखने की प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब? भैया सीखने की प्रक्रिया कब रहेगा? जब डर का वातावरण आप बनाएंगे स्कूल में, दबाव डालेंगे बच्चों पे, या फिर रटाएंगे, या बालक सक्रिय रूप से भाग ले। सक्रिय रूप से किसी चीज़ में भाग लेगा तब वो जो है अच्छे से प्रभावित तरीके से सीखेगा, ना कि आप डराएंगे, मारेंगे, पीटेंगे स्कूल में तब, ठीक। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब है? पियाजे ने जो है, जीन पियाजे जी थे, ये संज्ञानात्मक विकास, ये जो है संज्ञान मतलब आप समझ सकते हैं कि दिमाग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, संज्ञान मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं कि दिमाग, है ना, दिमाग के डेवलपमेंट से रिलेटेड ये चीज़ें बोले थे। तो इन्होंने 4 अवस्था बताया था, 4 अवस्था बताए थे। उसमें से 4 अवस्था में पहले जो है सेंसरी मोटर था। सेंसरी मतलब संवेदनात्मक बोल सकते हैं, विकास होता है बच्चों का पहले, और उसके बाद प्री कॉग्निटिव, और उसके बाद जो है अनौपचारिक या अमूर्त बोल सकते हैं, ये सॉरी मूर्त, मूर्त संक्रियात्मक इसको बोलते हैं। तीसरे नंबर पे मूर्त संक्रियात्मक, और चौथे नंबर पे अमूर्त या फिर जो है औपचारिक बोला जाता है। ये जब चौथे अवस्था में बच्चा पहुंचता है तब वो कल्पना करने लगता है, इमेजिनेशन उसकी पावर बढ़ जाती है। तो ये जो है औपचारिक में आता है, औपचारिक संक्रियात्मक में आता है। अब बच्चा इमेजिनेशन कर रहा है, लास्ट स्टेज में पहुंचा है इनके हिसाब से, तो ये 11 से ऊपर वाले ही होते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा 11 से ऊपर वाला, औपचारिक। देखो दोस्तों, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ आपको रिलेट करके पढ़ना है, केवल थ्योरी रटने से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं सही होगा, ठीक है। केवल थ्योरी रटने से एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन नहीं सही कर सकते हैं, इसलिए जो है हर चीज़ को रिलेट करके पढ़ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझिए, हर चीज़ को, क्वेश्चन को डिकोड करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। रटने से कभी आप एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का प्रकार है? अभिप्रेरणा का प्रकार मतलब प्रेरणा लेना, मोटिवेशन लेना, प्रेरणा से रिलेटेड है भाई। ये देखिए,
दंड से दूर रहो, भय से, निगेटिव चीज़ों से दूर रहो, कोई मतलब नहीं। आलोचना से दूर रहो, सब निगेटिव है, यही पॉजिटिव है। आंतरिक प्रेरणा, बच्चा जब आंतरिक प्रेरणा लेता है तो उससे बड़ा प्रेरणा कुछ है ही नहीं। बच्चा खुद प्रेरित हो रहा, खुद मोटिवेट हो रहा, सेल्फ मोटिवेशन उसके अंदर आ रहा, तो ये प्रेरणा का प्रकार है एक प्रकार से, ठीक है। प्रेरणा के कई सारे प्रकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखिए कि निम्नलिखित सीखने का सबसे अस्थायी रूप कौन सा है। सबसे अस्थायी रूप दोस्तों, रटना तो कुछ नहीं है, ठीक है। सुनना अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी यहाँ पे उतनी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि बोला सबसे अस्थायी रूप कौन सा है। देखो, सुनेगा तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, अनुकरण करेगा वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या है, करके जो सीखेगा बच्चा, खुद करके देखो, ये बच्चा कुछ कर रहा है, कुछ बना रहा है, ये करके जो सीखेगा, तो यहाँ पे सबसे अच्छा बेस्ट तरीका यही होता है, खुद करके बच्चा सीखे। अच्छा, बुद्धि का ये सिद्धांत देखिए, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया दोस्तों, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। तो इसको याद कर लेना, स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। बालक केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बालक केंद्रित शिक्षा का अर्थ जो है, शिक्षक केंद्रित कक्षा नहीं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, परीक्षा केंद्रित, बालक के रुचि के आधार पे शिक्षा। बालक केंद्रित मतलब हर चीज़ में प्रायोरिटी बच्चे को दो, यही बालक केंद्रित है। मतलब बालक के दिमाग, जो भी बालक जिस चीज़ से खुश रहे उस वही करो, सब वही बालक केंद्रित हो गया। बालक के रुचि के आधार पर होता है ये ऑप्शन सही है। मैं एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, मतलब जैसे इसमें मैंने कहा कि बालक केंद्रित शिक्षा, तो मैंने कहा कि इंटरेस्ट मतलब सब कुछ जो है बालक के अकॉर्डिंग हो, वही बालक केंद्रित हो गया। अब इससे क्या है, आप घुमा फिरा के किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे। यहाँ पे 50 ऑप्शन डाल सकता है, ठीक है, इसमें 50 ऑप्शन डाल सकता है घुमा फिरा के, तो आप ये दिमाग में आपके रहेगा कि हाँ, बालक के लिए जो सूटेबल रहेगा, जिसमें बालक कंफर्टेबल रहेगा, वही ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का लक्षण है। अधिगम और अर्जन दो चीज़ें होती हैं। अधिगम ये कॉन्शियस माइंड से होता है। कॉन्शियस माइंड मतलब सचेत होकर हम सीखते हैं, जैसे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं कुछ चीज़ें, तो अधिगम कर रहे हैं, ठीक है। हम अनुभव से सीखते हैं, वो अधिगम है। और तो इसका आंसर हो जाएगा अनुभव से उत्पन्न परिवर्तन, ये अधिगम हो गया। अब अर्जन, अर्जन जो होता है दोस्तों, अर्जन एक टर्म आता है अर्जन, ठीक है। अर्जन ये जो होता है, ये अनकॉन्शियस होता है, मतलब ये जो है अवचेतन मन से होता है। अस्थायी परिवर्तन, ये जो है जन्म, समझ लीजिए कि ये एक प्रकार से जैसे बच्चा बोलने सीख लिया, कोई कुछ देख के सीख लिया, घर पे कोई कुछ बोल रहा है वो सीख लिया, ऑटोमेटिक जो सीख रहा है वो सब चीज़ें अर्जन में आ जाता है। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा दे रहा हूँ, रचनावाद में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। दोस्तों, रचनावाद में शिक्षक की भूमिका आदेश देने वाला नहीं होना चाहिए, केवल व्याख्या करने वाला नहीं होना चाहिए, परीक्षक नहीं होना चाहिए, यही ऑप्शन सही है, ठीक। मार्गदर्शक होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फटाफट, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और बहुत शानदार चीज़ें लाऊंगा। बहुत कम टाइम में आपकी प्रिपरेशन करवा दूंगा।